नमस्कार दोस्तों। टीटीएस सिनेमा के एक नए एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। और आज जिस हम फिल्म की चर्चा आपके साथ करने जा रहे हैं उसका नाम है शिंडलर्स लिस्ट। दोस्तों ये फिल्म 1993 में रिलीज हुई थी और सिनेमा जगत के प्रेमियों के लिए ये फिल्म बहुत ही जाना पहचाना नाम है। 1993 में बेशक ये मूवी आई थी, लेकिन आज भी इस मूवी का असर पूरे सिनेमा जगत के प्रेमियों पे, पूरे वर्ल्ड सिनेमा के व्यूअर्स पे वैसा ही इसका असर है जैसे इसने शुरुआती अपने दिनों में पूरे सिनेमा जगत के प्रेमियों के दिमाग पे अपनी छाप छोड़ी थी। तो दोस्तों, शिंडलर्स लिस्ट एक हॉलोकॉस्ट मूवी है। हॉलोकॉस्ट मूवीज की कैटेगरी में हम उनको रखते हैं। हॉलोकॉस्ट जो जर्मनी जर्मनी में जब तानाशाही थी हिटलर के अंदर, तो ज्यूज के खिलाफ, यहूदियों के खिलाफ उसने कितने अत्याचार किए थे, कितने यहूदियों को मारा था, उस सब्जेक्ट पे कई सिनेमा आ चुके हैं, कई फिल्में आ चुकी हैं। न्यूमर मतलब उसकी मतलब मैं नंबर्स की तो एग्जैक्ट बात नहीं कर सकता, लेकिन जैसा कि हमारे टीटीएस सिनेमा के ऑस्कर्स स्पेशल के एक एपिसोड में हमने जो चर्चा की थी, इस साल की वो दावेदार भी है 2024 में ऑस्कर्स की बेस्ट कैटेगरी सिनेमा की कैटेगरी में, द जोन ऑफ इंटरेस्ट। वो भी एक इसी सब्जेक्ट पे है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के, जहां पे जर्मनी नाजी कैंप में कैसे एक जर्मन नाजी अफसर अपने सपने देखता है। लेकिन आज हम अपना फोकस केंद्रित रखते हैं शिंडलर्स लिस्ट पे। आज हम इसकी रिव्यू करेंगे। तो जैसा मैंने बताया कि शिंडलर्स लिस्ट सिनेमा जगत के प्रेमियों में अपनी धाक जमा चुका है बहुत पहले ही, और इनके जो डायरेक्टर हैं वो भी वर्ल्ड सिनेमा के व्यूअर्स के लिए एक तरह से कह लीजिए, अपने सिनेमा में जैसे मार्टिन स्कोर्सेसी की मैं बार बार बात करता हूं, वैसे ही ये भी अपने आप में एक स्कूल है सिनेमा के जगत में, और उनका नाम है स्टीवन स्पीलबर्ग। ये नाम बहुत ही जाना पहचाना नाम है। इन्होंने हर जॉनर की फिल्में बनाई हैं, रोमांस से लेकर के, वॉर से लेकर के, एनिमेशन से लेकर के, लव स्टोरी से लेकर के, कोई ऐसी कैटेगरी नहीं शायद बची होगी जिसमें स्टीवन स्पीलबर्ग ने अपना वर्क नहीं किया है एज अ डायरेक्टर, और अलग अलग तरह के एज अ स्क्रिप्ट राइटर उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है। तो दोस्तों, शिंडलर्स लिस्ट की कहानी शुरू होती है तब जब पोलैंड में जर्मनी ने उसको हरा करके वहां पे अपनी ऑक्यूपेशन शुरू कर दी थी। ऑस्कर शिंडलर एक इंडस्ट्रियलिस्ट होता है, एक उद्योगपति होता है जो नाजी पार्टी का मेंबर होता है। होता तो वैसे वो बहुत ही लालची और धूर्त किस्म का इंसान होता है। उसकी वैसी भी कुछ प्रवृत्तियां होती हैं जो कि अक्सर पूंजीपति वर्ग में थोड़ी सी देखी जाती है। वो लड़कियों के साथ काफी मजे करता था, पार्टियों में जाता था, लोगों को बहुत ज्यादा पैसे बहुत खर्च करता था। लेकिन जब पोलैंड में जब जर्मन ऑक्यूपेशन हुआ, नाजी पार्टी का जब ऑक्यूपेशन हुआ, तो वहां पे जब उसने देखा कि नाजी पार्टी, एसएस, जो वहां की आर्मी, नाजी पार्टी की जो आर्मी जो एसएस के नाम से जाने जाती थी, उन्होंने यहूदियों पे कैसे अत्याचार करने शुरू किए, तो उसका हृदय परिवर्तन हुआ और फिर वो उनको बचाने की प्रक्रिया में लग गया। तो शिंडलर्स लिस्ट उन लोगों की कहानी है जिसको उन्होंने अपने अपने दिमाग से, अपने पैसे के जरिए उन उन लोगों को बचाया जो नाजी पार्टी के मेंबर्स के द्वारा, या कहे तो उनकी आर्मी के द्वारा, जिनको या तो मार दिया जाता या जला दिया जाता। 1100 यहूदियों को ऑस्कर शिंडलर ने अपने दिमाग का उपयोग करते हुए, अपने पैसे का उपयोग करते हुए जर्मनी पार्टी, नाजी पार्टी के हाथों मरने से बचाया था। लियाम नेसन ने ऑस्कर शिंडलर की भूमिका निभाई है। बेन किंग्सले ने उनके एक अकाउंटेंट इत्साक स्टर्न की भूमिका निभाई है, और एमन गौथ का किरदार जो निभाया वो राल्फ फिएनेस ने निभाया है। तो दोस्तों, जैसा कि मैं बता रहा था कि ये कैटेगरी जो है, जब ये सिनेमा हॉलोकॉस्ट सिनेमा के नाम पे जाना जाता है, तो हुआ क्या कि जब पोलैंड हार गया जर्मनी से, तो वहां पे यहूदियों के खिलाफ साजिश शुरू हुई उनको खत्म करने की, और इसकी जिम्मेदारी दी गई एमन गॉथ नाम के एक एसएस ऑफिसर को। बहुत ही क्रूर और बहुत ही निर्दयी ऑफिसर था। उसने 2000 यहूदियों की हत्या की थी, उनको गली में मार दिया था, बिल्कुल कोल्ड ब्लडेड, जिसको मर्डर कहते हैं। एक आदेश हुआ रात को कि घेटो घेटो उससे बोला जाता था, जो यहूदियों को रहने के लिए एक बस्ती बनाई गई थी, और उन घेटो में ही उनके सारे संपत्तियों को सीज कर लिया था नाजी पार्टी ने, और उनको कहा था कि उन्हें घेटो में रहना पड़ेगा। ऑलरेडी वो बहुत बुरी तरीके से अपना जीवन निर्वहन कर रहे थे। लेकिन जब एमन गॉथ, उसको ये जिम्मेदारी दी गई कि तुम्हें जा करके वहां का कंट्रोल लेना है पोलैंड के क्राकोव रीजन में, तो उसने क्या किया था कि एक रात अपने सैनिकों को आदेश दिया
और उन घेटोज में से, उसको लिक्विडेशन बोला जाता है, उसने घेटो में जा करके सारे के सारे यहूदियों को, 2000 यहूदियों की हत्या, कोल्ड ब्लडेड हत्या हुई थी। जी हाँ, 2000 यहूदियों को उसने आदेश दिया था अपने सैनिकों को, जो सो रहे थे, जो हॉस्पिटल में वहां पे पेशेंट थे, उन सब की हत्या कर दी गई थी। उसके बाद 2000 यहूदियों को तो मार दिया गया, फिर 2000 यहूदियों को प्लास्जो कंसंट्रेशन कैंप, काराकोम में प्लास्जो कंसंट्रेशन कैंप बनाया गया था, जिसमें वहां पे बहुत अत्याचार होता था और जिसकी पूरी जिम्मेदारी एमन गॉथ, वही अफसर जो निर्दयी और क्रूर अफसर एमन गॉथ को दी गई थी। वो बहुत ही मतलब अजीब किस्म का, जिसके इंग्लिश में कहते परवर्स एक मेंटेलिटी का व्यक्ति था। सिनेमा में एक सीन आता है जहां वो अपनी बालकनी से बैठा, सुबह सुबह वो नाश्ते और चाय के साथ बालकनी में बैठा, जैसे जानवरों का शिकार करते, उसके सीधे ही बालकनी से प्लास्टो कंसंट्रेशन कैंप दिखाई देता था। और वहां पे जो ज्यूज वर्कर होते थे, यहूदी वर्कर होते थे, काम करते, उसके सुबह का एक रूटीन था कि वो अपने स्नाइपर राइफल से यहूदियों का शिकार किया करता था, चाय कॉफी के साथ। ये बहुत ही अच्छे से फिल्माया भी गया है और आप देखेंगे तो ये दिल दहला देने वाला दृश्य होता है कि कैसे एक महिला बैठी रहती है थोड़ी देर के लिए और वो अपनी राइफल से उसे शूट करता है और हंसता है वो व्यक्ति। इतना मतलब अजीब, और ये रियल कैरेक्टर है दोस्तों। एमन गॉथ वो रियल एसएस ऑफिसर था। एक फिल्म के बारे में, यहाँ इनकी एक सर्वाइवर जो बची हुई है अभी तक, उनसे जब उनका इंटरव्यू लिया जा रहा था कि एमन गॉथ का कैरेक्टर कैसा था, तो जिन्होंने इनकी भूमिका निभाई है, राल्फ फियनेस ने, जब वो उनके सामने आए थे तो ये महिला जो अभी बची हुई थी जब ये फिल्म रिलीज हुई थी, तो वो उनको देख करके थर-थर काँपने लगी थी, क्योंकि उनका चेहरा असली एमन गॉथ से बहुत मिल रहा था। तो इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस एसएस ऑफिसर की कितनी क्रूर मतलब छवि इनके दिमाग में बसी हुई थी। बहुत क्रूर था, बहुत मारता था लोगों को। लेकिन ऑस्कर शिंडलर ने अपने दिमाग का उपयोग करके धीरे-धीरे वो जो देख रहा था इनके साथ ये अत्याचार हो रहा है, तो उसने एमन गॉथ को अपने फ़ेवर में लिया। अपने फ़ेवर में कैसे लिया? क्योंकि वो बहुत बड़ा भोगी भी इंसान था, क्रूर भी था। तो ऑस्कर शिंडलर ने उसे घूस दे करके ये कहा कि अगर तुम मुझे इन यहूदियों को अपने इंडस्ट्री में मुझे लाने की इजाज़त देते हो, तो मैं तुम्हें इतने पैसे दूँगा। पहले तो वो नहीं माना था, लेकिन पैसों के लालच में आकर के उसने ऑस्कर शिंडलर को धीरे-धीरे यहूदियों की सप्लाई देना शुरू करा। उनको बोला कि ठीक है, तुम हमारे कैंप से यहूदियों को ले जा सकते हो। तब तक जर्मनी द्वितीय विश्व युद्ध में हारने लग गई थी। जर्मनी का पलड़ा हल्का होने लग गया था और उन्होंने एक स्ट्रैटेजी बनाई थी कि जो बचे हुए यहूदी हैं, उनको गैस चैम्बर में, जी हाँ दोस्तों, आप लोग को अगर सेकंड वर्ल्ड वॉर के बारे में थोड़ा भी आइडिया होगा, आपको पता होगा कि टॉर्चर के नए-नए तरीके नाज़ी पार्टी ने इजाद किए थे, जिसमें गैस चैम्बर एक बहुत बड़ा टॉर्चर का एक उनका हथियार था। एक साथ कई लोगों को आसानी से मार देने के लिए गैस चैम्बर की व्यवस्था की गई थी, जहां कई लोगों को ठूस दिया जाता था और जहरीली गैस उसमें ऑन कर देती थी। और एक चीज की उन्होंने इजाद की थी जिसे बोला जाता है स्पेशल ट्रीटमेंट, और स्पेशल ट्रीटमेंट एक कोड वर्ड होता था। जब जर्मनी हारने लग गई थी, तो यहां से प्लास्टो कंसंट्रेशन कैंप से लोगों को ऑस्ट्रिच कैंप में भेजा जाता था, और ऑस्ट्रिच कैंप अपने आप में ही डरा देने वाला नाम है। वहां पे एक स्पेशल ट्रीटमेंट की जो व्यवस्था की गई थी यहूदियों के लिए, वो स्पेशल ट्रीटमेंट ये होता था कि उन्हें जलते आग की भट्टी में डाल दिया जाता था। जी हाँ दोस्तों, सुन करके बड़ा असहज लग रहा होगा, लेकिन वहीं पे ऑस्ट्रिच कैंप में भेजने की प्रक्रिया जब चल रही थी, तो ऑस्कर शिंडलर ने 1100 यहूदियों की लिस्ट बनाई और उनको बचाया था। जी हाँ, 1100 यहूदियों की लिस्ट बनाई जो ऑस्ट्रिच कैंप भेजे जाने वाले थे, उनको जला करके मार दिया जाता। यही स्ट्रैटेजी थी। लेकिन ऑस्कर शिंडलर ने हर एक ज्यूस के लिए एक सर्टेन अमाउंट उस व्यक्ति को दिया, एमन गॉथ को, कि तुम्हें तो इनको मार ही देना है, लेकिन अगर तुम मुझे इनको दे देते हो तो मैं अपनी इंडस्ट्री में इन्हें लगा करके मैं अपना बिजनेस फ्लोरिश कर सकता हूँ, अपना बिजनेस ग्रो कर सकता हूँ। ये सिर्फ उसका बहाना था, लेकिन ऑस्कर शिंडलर का मेन मकसद था कि किसी तरह से उनकी जान बच जाए। ऑस्कर शिंडलर ने एक फैक्ट्री स्थापित की, एक फिक्शियस फैक्ट्री स्थापित की बोल करके, क्योंकि वो खुद भी नाजी पार्टी का मेंबर था, और नाजी पार्टी का कोई भी मेंबर अगर ज्यूस को सपोर्ट करता हुआ दिखता था तो उसे भी मृत्युदंड की सजा थी। तो ऑस्कर शिंडलर ने अपना दिमाग लगा करके एक जगह इंडस्ट्री स्थापित की, जिसमें उसने बोला कि मैं युद्ध के लिए हथियार बनवाऊंगा
और यहूदियों को मुझे कम पैसे में रखना पड़ेगा, इसलिए मुझे 1100 यहूदियों की ज़रूरत है। जब वो यहूदी लाए जा रहे थे तो 2 ट्रेन में उनकी ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था की गई थी, एक मेल के लिए और एक फीमेल्स के लिए। मेल मेल्स के लिए जो ट्रेन थी, पुरुषों के लिए जो ट्रेन थी, वो तो उस इंडस्ट्री में जहाँ पे वो स्टेशन था वहाँ पे आ गया, लेकिन महिलाओं को ऑस्टविच कैंप गलती से भेज दिया गया, जहाँ उन्हें जला करके मारने की प्रक्रिया शुरू होने ही वाली थी कि ऑस्कर शिल्डर ने ये चीज परख ली कि उनकी ट्रेन की अदला बदली हो गई है। समय रहते ऑस्कर शिल्डर ने फिर से अपने दिमाग का प्रयोग किया और वहां के ऑफिसर को जा करके फिर से घूस दिया और उन महिलाओं की भी जान बचाई। दिखाया जाता है दोस्तों, धीरे 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 7 महीनों तक उस इंडस्ट्री में काम चलता रहा और ऑस्कर शिंडलर ने एक भी पैसा प्रॉफिट उस इंडस्ट्री से नहीं कमाया। इत्जाक स्टर्न नाम का उनका एक स्पेशल अकाउंटेंट होता है जिसकी भूमिका निभाई है बेन किंग्सली ने, बहुत ही बेहतरीन एक्टिंग की है। जब वो उससे कहता है कि आप प्रॉफिट नहीं कमा रहे हो ऑस्कर शिंडलर से, तो ये फैक्ट्री चलेगी कैसे? तो उसको साफ ऑस्कर शिंडलर ये जवाब देता है कि प्रॉफिट कमाना मेरा इस इंडस्ट्री से मकसद नहीं, हथियारों से मैं कोई प्रॉफिट नहीं कमाना चाहता, या वार को जो भी चीज सपोर्ट कर रही है मैं उसको लेकर के कोई भी प्रॉफिट नहीं कमाना चाहूंगा। 7 महीनों तक वो इंडस्ट्री बिना किसी प्रॉफिट के चली और जब उस पर कोई भी सवाल उठता कि तुम्हारी फैक्ट्री तो प्रॉफिट कर नहीं रही, तो ऑस्कर शिंडलर किसी तरीके से अपने बचे हुए पैसों से अधिकारियों को, नाजी पार्टी के अधिकारियों को घूस देकर बचाता रहा अपने वर्कर्स को। 7 महीने के बाद जर्मनी हार गई थी और चूंकि ऑस्कर शिंडलर खुद नाजी पार्टी का एक मेंबर था, तो टेक्निकली वो क्रिमिनल होता। रशिया ने ऑक्युपाई कर लिया था पोलैंड को और रशिया उसके ऊपर अभियोग लगा करके उसे मृत्यु दंड की सजा देती। तो इस फिल्म के अंत में एक बहुत ही खूबसूरत सीन आता है। ऑस्कर शिंडलर अपने फैक्ट्री के मजदूरों को, जो यहूदी थे, वो 1100 यहूदी जिनकी उन्होंने रक्षा की थी, उसे अपने इंडस्ट्री में एक ग्राउंड फ्लोर पे उनकी एक एक असेंबली होती है। ऑस्कर शिंडलर उनको स्पीच देता है और साथ-साथ जो जर्मनी पार्टी के, नाज़ी पार्टी के जो सोल्जर्स होते हैं, उनको भी बुलाता है और वहां पे उनको ये कहता है कि आज जर्मनी हार चुकी है और अब आप लोगों का फैसला है, या तो इन यहूदियों की आप हत्या करके घर में जा सकते हो हत्यारों की तरह, या तो आप चुपचाप चले जाओ अपने घर में इंसान की तरह। तो जितने भी नाजी पार्टी के सैनिक होते हैं उनमें से किसी ने भी किसी भी यहूदी की हत्या करने का फैसला लिए बगैर चुपचाप शांतिपूर्वक वहां से निकल जाते हैं। और यहूदी जो रहते हैं, उन्होंने, क्योंकि उनके पास पैसे तो थे नहीं, उन्होंने एक व्यक्ति के दांत से, जो सोना से जो फिलिंग की जाती है, गोल्ड फिलिंग होती है, उसके दांत को उखाड़ करके और उनके सोने को वो फिलिंग निकाल करके वो गला करके एक खूबसूरत सा एक रिंग बनाते हैं छोटा सा, और वो एज अ गिफ्ट देते हैं ऑस्कर शिंडलर को कि आपने जो हमारी जान बचाई है उसके लिए हम इतना ही कर सकते हैं कि हम आपको ये छोटा सा एक टोकन के रूप में आपको गिफ्ट दें। और उसके ऊपर एक बहुत ही अच्छी, जो ओल्ड टेस्टामेंट जो ज्यूज उसको मानते हैं, उस पे एक बहुत छोटी सी एक लाइन लिखे रहते हैं, हुएवर सेव्स वन लाइफ सेव्स द वर्ल्ड। तो ये उस पे लिखा हुआ रहता है। ऑस्कर शिंडलर को जब ज्यूज वो अंगूठी पहनाते हैं तो ऑस्कर शिंडलर रोने लग जाता है, फूट फूट करके रोता है, उस भावा व्यक्ति से वो विभोर हो जाता है और अंत में वो इत्जाक स्टर्न के गले मिल करके ये कन्फेस करता है, वो चाहता तो और भी यहूदियों की जान बच सकती थी। उसने पता नहीं क्यों अपने ऐशो आराम पे इतने पैसे खर्च किए। वो अपना एक पिन दिखाता है कि अगर ये मैं बेच देता तो इतने यहूदियों की जान बच जाती। वो अपने कार की तरफ इशारा करता है कि अगर वो एक कार बेच देता तो इतने भी यहूदियों की जान बच सकती थी। अंत में यही सीन होता है कि लोग उसे अलविदा कहते हैं और बड़े ही खूबसूरत तरीके से इस फिल्म का एंड फिल्म आया गया। वो 1100 यहूदी जिसको ऑस्कर शिंडलर ने बचाया था, उनमें से जो एक्चुअल सर्वाइवर 1993 तक जीवित होते हैं, वो रियल लोग आते हैं और ऑस्कर शिंडलर की कब्र पे आकर के श्रद्धांजलि देते हैं। और उनके बारे में ये कहा जाता है कि जब यहूदियों की हत्या हो रही थी पोलैंड में, तो सिर्फ और सिर्फ 4000 यहूदी ही बचे थे पोलैंड में उस उस नरसंहार के बाद। लेकिन ऑस्कर शिंडलर ने जो 1100 यहूदियों की रक्षा करी, उनके जान की रक्षा करी, पूरे वर्ल्ड में आज शिंडलर ज्यूज की संख्या, शिंडलर ज्यूज उसे कहते हैं जिनको ऑस्कर शिंडलर ने बचाया था। पूरे वर्ल्ड में 6000 शिंडलर ज्यूज की आज
संख्या है। मतलब 1100 लोगों के वंशज को अगर आप काउंट करते हैं तो 6000 लोग अभी उस ऑस्कर शिंडलर की वजह से, अगर वो नहीं बचाता तो ज्यूस की संख्या 6000 और कम होती। तो दोस्तों ये बहुत ही दिल को छूने वाली मूवी है, बहुत मार्मिक मूवी है और कई पैमानों पे इसने लोगों के हृदय को छुआ है, चाहे वो म्यूजिक कह ले, चाहे आप इसकी सिनेमेटोग्राफी कह ले, चाहे इसका कलर करेक्शन, ये पूरी की पूरी मूवी ब्लैक एंड व्हाइट शेड में फिल्माई गई है। बस एक बच्ची का जो सीन है, वो मैं बताना चाहूँगा कि एक रेड कोट में बस एक ही कलर फ्रेम है और बच्ची का बस एक रेड कोट में फिल्माया गया है सीन। उसके पीछे बहुत सिंबोलिज़्म है। मैं चाहूँगा कि आप ये सिनेमा देखें और इसके बारे में अगर जानना चाहें तो पढ़ें इसको। ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन करना सही नहीं रहेगा। आप उसके पीछे का वो देखिएगा मोटिव कि क्यों स्टीवन स्पीलबर्ग ने उस बच्ची का इकलौता फ्रेम रेड कलर में रखा था, बाकी के बाकी पूरे उन्होंने पूरे फ़िल्म को ब्लैक एंड व्हाइट शेड रखा है। तो दोस्तों मैंने कई बार ये सिनेमा देखा है और जब भी कभी एक संवेदनशील चीज़ें मुझे कुछ देखने का जब मन होता है, तो उनमें से ये फ़िल्म मेरे टॉप लिस्ट पे रहती है कि ये फ़िल्म मैं देख लेता हूँ। इस फ़िल्म में बहुत सारी बातें हैं, जो आपके हृदय को छुएँगी और सोचने को मजबूर करेंगी, मानवता के प्रति आपके अंदर एक नया दृष्टिकोण पैदा करेगी, इंसानियत के प्रति नया दृष्टिकोण पैदा करेगी। उन सब फैसलों पे सोचने को मजबूर करेगी, जो हम कभी-कभी असंवेदनशील होकर के नफ़रत की आग में उठाने को कभी-कभी हम उत्सुक हो जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि टीटीएस सिनेमा का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा और शिंडलर्स लिस्ट को देखने के लिए आप प्रेरित हुए होंगे। और अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक्स ज़रूर दें और बताएँ कि हम अपने चैनल को बेहतर से बेहतर कैसे कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।